आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम महाराजा हरि सिंह जी के जो स्टैचू बना है वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरों में युवा राजपूत सभा के मेंबर हैं और इनके प्रधान जो लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का अंडर आता है, उस कॉलेज के अंदर एक तो रिजर्वेशन का प्रावधान, जो लोग हिंदू हैं या सनातन धर्म से हैं, जो माइनॉरिटी हैं हिंदू, इसमें क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए रिजर्वेशन दी जाए। और उसके अलावा इनके और भी कई मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट वासुदेव सिंह हैं और यंग एडवोकेट भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। देखो, ये जो आप जब लोगों को आप बोधित कर रहे थे, आपने खुद ही सारा मसला बता दिया। इसी के चलते हमें आज यहाँ पे भूखा बैठना पड़ रहा है, भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। रीजन यही है कि कहीं ना कहीं जम्मू के साथ अनदेखी हो रही है, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मसला हो, चाहे वो फुटबॉल की टीम का मसला हो, चाहे वो किसी और स्पोर्ट्स काउंसिल का मसला हो, या कोई भी ऐसी चीज हो सरकार की तरफ से मिलनी होती है, जम्मू को अक्सर उसमें 2% की हिस्सेदारी भी नहीं मिलती। जबकि कागजों में माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर बराबर है, बराबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बराबर पॉपुलेशन है। हालांकि जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हर किस्म की चीज जो सरकार से हमें मिलती है वो हमें लड़कर लेनी पड़ती है या भूखे रहकर लेनी पड़ती है। इसलिए हमारे लोगों को ये नाराजगी है और हम युवा राजपूत सभा के माध्यम से अपने लोगों के साथ खड़े हैं। और कोई भी ऐसा मुद्दा जहाँ पे जम्मू को दबाया जाएगा, माइनॉरिटी को दबाया जाएगा, हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। अब आपका जो रोष है वो यहाँ पे दो सरकारें हैं। एक वो सरकार है जो एलजी की सरकार है, एक एनसी की सरकार है। आपको किससे आपत्ति है भाई कि कौन सा वाली सरकार हमारा काम नहीं कर रही? देखिए, सरकारें तीन है। एक केंद्र की सरकार भी है, एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अलग से अपना राज चला रही है, और एक ये जो एनसी की सरकार है जिसका पता ही नहीं है कि काम क्या है क्या नहीं। जो कोई अच्छा काम होता है सीएम साहब कहते हैं हमने कराया, जो बुरा होता है कहते हैं एलजी ने कराया। और एलजी साहब की सुनवाई कोई नहीं है। उनके दफ्तर तक पहुंचने के लिए भी हमें पहले 100 लाठियां खानी पड़ती है, फिर वहां तक हम पहुंच पाते हैं। और तीसरी जो सरकार है केंद्र की, उनका सीधा कांटेक्ट है कश्मीर के साथ। वो आज तक कभी जम्मू में रुके नहीं, कभी जम्मू में उन्होंने लैंड नहीं किया। तो मैं यही अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये तीनों सरकारें हैं, तीनों अपने अपने फायदे के लिए काम कर रही है, मगर जम्मू के लिए, मेरे आपके लिए, जम्मू के लोग जो इधर डोगरे हैं उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे लिए तीनों सरकारें फेल हैं। हमारी जितनी भी डिमांड थी ये तीनों पूरी नहीं कर पाई। उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को अपना काम छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ता है। कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी जेलों में जा रहे हैं, कभी हड़तालें कर रहे हैं, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो तीनों सरकारें हैं, एलजी, केंद्र और यूटी की सरकार, ये फेलियर है, अपने लोगों के काम नहीं कर पा रही, लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही। वासुदेव जी आपने, चलो ये वाला मुद्दा जो है ये तो आपने रिजर्वेशन के लिए किएगा। जो बच्चे अभी पढ़ने के लिए जाएंगे उनको रिजर्वेशन, जो एमबीबीएस प्रेस्टिजियस जॉब है उसमें जाने के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल 10 की पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की। यूनिवर्सिटी का एक काउंसिल है, यूनिवर्सिटी काउंसिल को हेड करने वाले चांसलर हैं वो गवर्नर साहब। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटी के काउंसिल के दो वाइस चांसलर हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के और दोनों बाहर के, और जम्मू यूनिवर्सिटी। इन्होंने काउंसिल में रिकमेंडेशन रखी और रिकमेंडेशन का अप्रूवल हो गया। आज से पहले प्रोविजन 4 में यूनिवर्सिटी काउंसिल के अंदर जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगता था। और अब स्टेट की हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ, मतलब जो बाहर से अगर अप्लाई भी कोई करता वो जनरल कैटेगरी में करता था। अब जो ST1 है, ST2 है, OBC है, हर एक कास्ट कैटेगरी में उनको एलिजिबल कर दिया गया। यानी पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर जम्मू कश्मीर में जॉब ले सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर वाला बाहर जाके किसी स्टेट में नहीं ले सकता है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये चीज वहीं शुरू हो गई थी जब हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, और जब से एलजी साहब आए हैं, ये जो आप चीज कह रहे हैं डिमांड, जब मैं यूनिवर्सिटी में था हमने तब भी इस पर बात की थी, इस पर प्रॉपर डिबेट हुई थी। क्योंकि आज से पहले या 4-5 साल पहले जो जम्मू यूनिवर्सिटी है या जो हमारी बाकी एडजॉइनिंग कंसर्न यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ कश्मीर के पढ़ते थे, या जम्मू के, या लद्दाख के, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी है। जैसे महाराष्ट्र की अपनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनका एक फिक्स कोटा होगा। मगर आज की डेट में जैसे आपने बताया,
असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर्स और इवन की बच्चे भी मतलब 50-50% का रेशियो हो गया है। अगर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे ऐसे कई डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपने लोकल बच्चे कम है, बाहर के बच्चे ज्यादा हैं, और यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पुणे या सिम्बियोसिस जैसी किसी महंगी यूनिवर्सिटी में। तो ये कहीं ना कहीं एलजी साहब कह लो या एक सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, ये एक उनका फुल फ्लेज्ड एक प्रोग्राम है कि जम्मू से जो लोकल एथनिसिटी है उसको कैसे खत्म करना है, जो लोकल कल्चर है उसको कैसे खत्म करना है। मैं एक और आपको बात बताऊं कि जो हमारे बाकी के कॉलेजेस हैं जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आते हैं या जो सेंटर के अंडर आते हैं, मुझे लगता है सफाई कर्मचारियों के अलावा वहां पे और कोई लोकल स्टाफ नहीं होगा। टीचर भी बाहर के हैं, बच्चे भी बाहर के हैं, सफाई कर्मचारी एक आधा कोई जम्मू का होगा। कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, जमीन हमारी, रेवेन्यू हमारा, पढ़ने के लिए बाहर से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए बाहर से टीचर आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को उसमें से मिलकर आउटपुट क्या, हमने जमीन दे दी, हमने आपको बोला कि आप यहाँ पे कॉलेजेस बनाओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो, मगर उसके बदले में जम्मू को इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। तो इसमें एलजी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर रहा है, क्योंकि हमें, आपको भी याद होगा जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम बड़े खुश थे उस टाइम मेरे अलावा, जब 370 टूटा था, ये भाई भी हैं, 370 टूटने पे लोगों ने ढोल बजाए थे, मगर ये जो सारा कारण है 370 और 35A के टूटने के बाद ही हुआ। कश्मीर तो हमें दबा ही रहा था, वो पिछले 70 सालों से दबा रहा था, अब दबाने के लिए बाहर से लोग भी आ गए, यूपी बिहार से बाकी भी आ गए, रोहिंग्ये भी पहले हमारे सिर पे इन्होंने बिठाए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू के जो लोकल लोग हैं, जो प्योर एथनिसिटी है, डोगरा एथनिसिटी है, वो काफी दबके रह गई और चुमुखी हमला इनके ऊपर किया जा रहा है। कश्मीर से भी हो रहा है, रोहिंग्यों से भी हो रहा है, बाकी के इंडिया के लोग जो हमसे कंपटीशन में कहीं आ गए हैं वो भी हमारे ऊपर आके बैठ रहे हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हमारे लोगों को आपने ऊपर लेकर जाना है। जो हमारे एमएलए जीते हुए हैं, अगर ये काबिल होंगे, अगर ये काबिल होते तो आज हमारे साथ होते, हमारे बच्चों के साथ होते, हमारे लोगों के साथ होते, जहाँ पे भी कोई कष्ट हो रहा है, अगर ये सुविधा नहीं भी दे पा रहे हैं, कम से कम साथ तो रह सकते थे। आज आपके सामने की बात है, कितने दिनों से, मुझे लगता है महीने से ऊपर हो गए, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कोई भी लोकल एमएलए हमारे साथ नहीं आया, कोई काउंसलर हमारे साथ नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो जीतकर हमने भेजे हुए हैं असेंबली में, कोई हमारे साथ नहीं आया। लेकिन स्टेट के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि जो डिमांड आपकी है कि उसको फुलफिल कर सके। इख्तियार नहीं है तो क्या मतलब, हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को छोड़ के एलजी के पास भी नहीं वो इख्तियार है। एलजी के पास क्यों नहीं है? सारे श्राइन बोर्ड को एलजी साहब चला रहे हैं। नहीं, उसको तो चला रहे हैं, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठा हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कुछ गलत लेके जा रहे हैं। एक कॉमन डिमांड है, आपको पता है पूरे 99.99% जम्मू अभी यही डिमांड कर रहा है। तो जो जम्मू से 29 एमएलए जीते हैं वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये नहीं। का वर्जन ये है कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पहले क्यों नहीं घोषित करवाया? यूजीसी ग्रांट कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। कौन सी सरकार कह रहे हो? सीएम साहब की सरकार, सीएम साहब की ये कह रही है, लेकिन सरकारें, दोनों सरकारें ही हैं हमारे, क्योंकि इनकी अभी तक जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पावर एक्सरसाइज होती है, अभी तक तो वही क्लियर नहीं है। ये एक्सक्यूजेज है, वासुदेव सिंह ने नहीं किया जी, किसी और ने नहीं किया, हमारा कंसेंट नहीं हुआ, तो उस चीज़ को तो कोई बोल नहीं रहा है कि भाई पावर एक्सरसाइज करने के लिए आपका बिजनेस रूल बना होना चाहिए। तो बिजनेस रूल अगर बना है तो वो पास क्यों नहीं हुआ? 1 साल से सरकार बनी है, उसमें कहते हैं कि एलजी कंसेंट नहीं दे रहा और एलजी कह रहा नहीं जी ये काम करके राजी नहीं है। देखिए, ये वही बात है जो मैंने बिल्कुल इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोली थी। जो अच्छा काम होता है सारे कहते हैं मैंने कराया है। एलजी साहब को पूछेंगे, सारे अच्छे काम बोलेंगे मैंने कराए हैं, जो बुरे काम होंगे बोलेंगे। सरकार का ये कहना है कि इन्होंने जी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस होता है, जिस भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टेटस मिला है तो वहाँ पे ही माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिल सकती है। अब बात आती है कि यूजीसी ग्रांट कमीशन ने जब इसको रिकॉग्नाइज किया, ये एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कॉमन इंस्टीट्यूशन। ये बात भी हकीकत है कि जो चढ़ावा है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो हिंदू की है। वहाँ पे चढ़ावा हर लोग देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हिंदू पे। अगर आप हर कोई चढ़ावा देता है ना, श्राइन बोर्ड के अंदर तो हर एक चढ़ावा जाता है कैसे, लेकिन परसेंटेज जो आई है 70% परसेंटेज जो है वो हिंदू की है, वो हम मानते हैं। अब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है, ये तो डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जो एलजी भवन को जब इन्होंने कैप्चर किया था तो एलजी किनके रिप्रेजेंटेटिव, एलजी को किसने बिठाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे। मेरा डे 1 से यही क्लियर मैसेज है कि जो हमारी डिमांड है हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। करना नहीं करना उनकी मर्जी है, लड़ना हमारी मर्जी है। इसमें सीएम साहब की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कि वो हमें सिखाएंगे कि ऐसा करना है या वैसा करना है। ये देखो, यूटी में या किसी स्टेट में
बिल्कुल क्लियर मेंशन होता है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है और ये सेंटर की लिस्ट है। तो जब ये मुद्दा आता ही सेंटर की लिस्ट में है तो स्टेट का या यूटी का या सीएम साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने लोगों को भी बोलूंगा किसी के कहने पे गुमराह नहीं हो। सीएम साहब ने बड़ा कुछ हमारे खिलाफ किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल हो या किसी भी चीज में हो, भेदभाव वो कर रहे हैं, मगर ये जो मुद्दा है इसमें सीएम साहब का कोई लेना देना नहीं है। डिमांड सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब के सामने होनी चाहिए और वहीं पे हमारी डिमांड रहेगी। अच्छा, जो बच्चों को लेकर कंसर्न हुआ था, ये देखो, जो पॉलिटिकल हमारा काम है फैक्ट को बाहर लाना, जो पॉलिटिकली या कोई एलिगेशंस लगाता है उसको हमने आपके पास माइक लाना, आपने अपनी सफाई देनी, उन्होंने अपनी सफाई देनी, वो तो मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन करने का हमें अवसर मिला है तो हम आपके पास आए हैं। जो एलिगेशन लग रहे हैं कि युवा राजपूत सभा जो है, जो ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने, यानी कश्मीरी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कह रहे हैं कश्मीरी बच्चों की सिलेक्शन हुई है और वो सिलेक्शन भी गलत है। वो जो क्या बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक ये चीज था कि इसलिए जी इस इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है। अब वहीं पे बात करें, जब हमने पर्दे के पीछे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सामने नहीं आता है, यहाँ के डायरेक्टर से बात की, जो डायरेक्टर काउंसलिंग के समय में जब ब्रोशर निकला था उससे बात की, उन्होंने कहा कि ये क्लियरली है कि जो यहाँ पे मेरिटोरियस बच्चे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पोर एजुकेशन क्वालिटी सिस्टम है। कहाँ पे? मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। और वहीं पे ये जो घोटाला सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि करोड़ों का गबन है, वो गबन करने वाला कौन है श्राइन बोर्ड के अंदर? पहला जो आपने सवाल पूछा कि युवा राजपूत सभा पे इल्जाम लगता है कि हम कश्मीरी के खिलाफ है, और पर्सनली मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर भी बड़े ज्यादा लगते हैं कि वासुदेव सिंह कश्मीरियों के खिलाफ बोलता है। मैं कश्मीर एक बार गया हूं जिंदगी में, मेरा कश्मीर के साथ कोई वैसा रिश्ता ही नहीं रहा, ना कोई लड़ाई है ना कोई हेटरेड है। बात सिर्फ इतनी है, जहाँ पे मेरे लोगों की बात होगी तो मैं अपने लोगों की साइड दूंगा। मैं आज भी एक बार भी ये नहीं कहा मैंने कि आप मुस्लिम्स को एडमिशन ना दो, मैंने एक बार भी नहीं कहा आप कश्मीरियों को ना दो। मेरे कहने का और युवा राजपूत सभा के कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों को एडमिशन दो। उनको, आपको याद होगा 1 महीना पहले भी मेरी आपसे इस विषय में बात हुई थी, मैंने तभी भी कहा था कि हमारे बच्चों के लिए आप उधर एडमिशन सिक्योर करो, बाकियों को भी दो। हिंदुस्तान है, सेक्युलर है, सबका देश है, सब इस देश में रहते हैं। आप कह रहे हो कि मेजॉरिटी में यहाँ के डोगरा समाज की एडमिशन होनी चाहिए जम्मू? डोगरा जो है, अगर आप डोगरा के संदर्भ में देखो तभी भी हम माइनॉरिटी हैं, अगर आप हिंदुओं के संदर्भ में देखो तभी भी हम माइनॉरिटी हैं। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, कम से कम आप हमारे बच्चों को वहाँ पे रिजर्व रख दो। जब हमारा एक पोर्शन रिजर्व हो जाएंगी, फिर आप मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दो। उसमें अब मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, जिसने मेहनत की होगी, जिसने पढ़ा होगा वो आएगा, जिसने मेहनत की होगी वो आएगी। अब देखो, आप या मैं या हम में से कोई भी उस बच्चे को ये नहीं बोल सकता कि तू एडमिशन नहीं लेगा जिस बच्चे ने पूरा साल मेहनत की है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि जब आप मेहनत की हो और आपसे ऊपर कोई निकल जाए बिना मेहनत करे, बिना नंबर लाए, तो कितना बुरा लगता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपने लोगों के साथ। सेंटर की भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस पर भी कोई स्टैंड नहीं है, वहाँ पे भी जनरल कैटेगरी को दबाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन किया जा रहा है। क्या उसको लेकर भी वासुदेव सिंह अब आगे आएंगे? कोई भी एडमिशन आती है तो आप उसका जब लिस्ट देखते हो, उसमें मेरे को लगता है कि 90% तो रिजर्व ही है, 10% ने जनरल के लिए छोड़ा हुआ है। उसमें भी अब ये फिर इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन ले आते हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो सरकार है, ये जनरल कैटेगरी के भी खिलाफ है और खिलाफ ये रिजर्व कैटेगरी के भी है। क्योंकि अगर आप किसी को थाली में परोस के देते जाओगे तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक अच्छे अफसर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अगर आप क्रिमिलेयर तो लाया नहीं जा रहा है, जो डिजर्विंग लोग हैं वो तो आगे आ नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक रिजर्व क्लास हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज रिजर्वेशन के चलते नौकरी दे देते हैं, ये उतनी मैंने मेहनत नहीं की, मेरे नंबर भी 80 नंबर मेरे कम है आपसे, आप जनरल कास्ट हो और मैं रिजर्व कास्ट हूँ, मुझे नौकरी मिल जाती है। अब मैं वैसा काम तो कर नहीं पाऊंगा जैसा एक 80। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि कॉम्पिटेंसी में तो और दूसरी चीज, मान के चलो कि मेरे को नौकरी मिल गई, रिजर्वेशन के चलते मेरे को नौकरी मिल गई, अब आगे मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब हर एक सहूलियत में अपने बच्चे को दे सकता हूँ, तो क्या मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए रिजर्वेशन? नहीं मिलनी चाहिए, वही तो क्रिमिलेयर का कंसेप्ट है। ये पूरी रिजर्वेशन का जो पूरा मसला है, ये सारा एक वेग मसला है, एक फ्लॉड तरीके से रिजर्वेशन इंडिया में दी जाती है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं लगती आपको? क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये रिजर्वेशन सही तरीके से दी गई होती तो जब देश आजाद हुआ था उसके 20 साल के बाद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो रिजर्व क्लास है आज वो हमसे भी बेहतर होते, आज सारे बराबर होते। आज तक रिजर्वेशन देनी पड़ रही है, ये क्लियर इस चीज का आंसर है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ही फेल है। ये आपने बस पॉलिटिकल अपीजमेंट करने के लिए रखी हुई है कि आपको जहां वोट लेने आप उनको रिजर्वेशन दे दो और उनसे वोट ले लो, मगर इसमें ना रिजर्व क्लास का भला होगा ना जनरल क्लास का भला होगा, सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोगों को वोट्स मिलेंगे और वो जीतते रहेंगे। ये थे हमारे साथ वासुदेव सिंह,
यंग एडुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, एडुकेट भी हैं, और आपको इनकी बातों की वेटेज से पता चला होगा कि आप किस व्यक्ति को देख रहे हैं, और ये हकीकत है जम्मू कश्मीर की। लेकिन इनको सुनने के लिए जम्मू कश्मीर की वो एलीट क्लास या इंटेलेक्चुअल लोग थोड़ा सा देखें कि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, विद्वान लोग, वो भी देखें कि सरकार को चलाना कैसे है, गुड गवर्नेंस है क्या चीज़। सिर्फ स्कैम और घोटाले जो करते हैं और कैसे गवर्नमेंट का पैसा हड़पना है, वो वाली नीतियां जो लोग तैयार करते हैं, वो लोग देखें कि भाई आज की यूथ क्या चाहती है। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।